Hello students, myself your botany mentor, yes, Dr. Mukesh Kumar. In the last class we started, yes, about the bacterial different terminology, their shape, size, flagellation, staining, gram-positive and negative bacteria. So today we will study structure of bacteria. Yes, we are under the same chapter, biological classification. So in structure of bacteria, as I told you, bacteria is the sole member of Monera. Monera के अंतर्गत बैक्टीरिया को एक प्रारूपिक सदस्य माना गया। यदि आपने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ईमानदारी से पढ़ लिया है तो आप मोनेरा के कॉमन स्ट्रक्चर के फॉर्म में किसी मेंबर के बारे में ऐसा बोल सकते हो इन जनरल। इज इट क्लियर ना? तो स्ट्रक्चर के संदर्भ में यदि हम समझे तो जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का होगा एक टिपिकल स्ट्रक्चर माना जा सकता है फॉर मोनेरा, मीन्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, राइट। अब बड़ा एक सिंपल लाइन है जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है और खूब स्टेटमेंट बन के आता है एग्जाम्पल। वो लिखते हैं क्या कि बैक्टीरिया क्या है? सो बैक्टीरिया इज स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल, स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल बट बिहेवियरली वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब? दो बातें कही गई, आइए समझते। उन्होंने ये कहा स्ट्रक्चर के संदर्भ में कि बैक्टीरिया को कहा कि भाई ये स्ट्रक्चरली कैसा है? तो वेरी सिंपल। उनका मानना है कि भाई बैक्टीरिया स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल। लेकिन फिर कहा कि यही बैक्टीरिया को यदि हम इसके बिहेवियर को समझना चाहें, बिहेवियरली व्यवहार के संदर्भ में सोच के देखें तो बोलते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स, अत्यधिक जटिल है, कठिन है। क्या मतलब इसका? इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, सबसे पहले समझना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है यहां पे, समझे। तो जब हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की तो आप तो अपना टॉपिक ही है ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले स्पेसिफिकेशन है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो ये बहुत सिंपल है। इन्होंने कहा इट इज वेरी सिंपल। सिंपल इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि आप देखो आप पढ़ रहे हो किसके बारे में? इस बैक्टीरिया के बारे में। और अभी मैंने कहा कि बैक्टीरिया के लिए क्या है ये? तो ये यूनिसेल्यूलर है, एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक है, राइट। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं है, इंसिपिएंट है, टूटा हुआ है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में है, राइट। तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक है। जब ये प्रोकैरियोटिक है, जब न्यूक्लियस ही विकसित नहीं है, न्यूक्लियस किसी भी सेल का ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जब शरीर का ब्रेन ही डेवलप नहीं है तो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगी? और जब ये डेवलप नहीं होगी तो उसके अंदर जो उसकी जो संगठनात्मक रचनाएं हैं वो अपने परम पे नहीं होंगी। उनके अंदर एक प्रकार का जो हायरार्की होता है, एक प्रकार की जो उनके अंदर इमर्जेंट होती है, वो इमर्जेंट नेचर नहीं पाई जाएगी। इसलिए वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाएगा। यही कारण है कि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर आप डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, जैसे कि प्रायः आप नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में देखते हो। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर तीन बड़ा कॉमन है, क्वेश्चन भी आ सकता है। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यस माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंड किचन ऑफ सेल, रसोई घर प्लांट के केसेस में कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो तीन ऐसे मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं। ये तीनों नहीं है, यही नहीं, कुछ मेम्ब्रेन जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी है वो भी नहीं दिखाई देगा, जिसकी
ऑर्गेनाइजेशन प्राय यूकैरियोट्स में होती है, जैसे आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं मिलेगा, क्लियर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बहुत सारे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल में थे वो तो यार है ही नहीं। यार जब वो नहीं है तो अंदर तो खोखला जैसा दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ कोई विशेष चीज तो होगी नहीं। तो क्या होगा, बहुत छोटे मोटे 1 2 4 5 स्ट्रक्चर होंगे, वो भी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, अपने प्रारंभिक अवस्थाओं में होंगे। इसीलिए माना कि ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप देखोगे तो अंदर ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सो इट इज वेरी सिंपल। व्हाई सिंपल? बिकॉज ऑफ कौन सा नेचर? आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रोकैरियोटिक नेचर। और अभी मैंने बताया कि जब प्रोकैरियोटिक नेचर होंगे तो वैसी स्थिति में आप देखोगे कि भाई यहां पर क्या क्या नहीं होगा। तो डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल्स अभी मैंने बताए वो सभी नहीं होंगे, एब्सेंट्स होंगे, राइट। जैसा कि मैंने बताया आपको न्यूक्लियस नहीं है, उसके जगह पे जिनोफोर है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस होती थी वो नहीं है, राइट। दूसरा मैंने बताया आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, वो भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड की जो बात मैं बोल रहा था वो प्लास्टिड भी नहीं है, राइट। उसी के अलावा यही नहीं, फिर आगे देखिए जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो भी है कुछ, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पे एब्सेंट हैं, नहीं पाए जाते, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप देखो यहाँ पे अंदर तो कुछ खास मिलने वाला नहीं है, स्ट्रक्चर कुछ है नहीं जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है, इसलिए स्ट्रक्चरली बड़ा सिंपल है ये। सो इट इज वेरी सिंपल एज इट इज ऑफ प्रोकैरियोटिक नेचर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक नेचर के जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप देखें तो बड़ा सिंपल होगा, नहीं। अब आप ऐसे समझो किसी के घर में आप जाते हो, जैसे आप गए, आपको एक उसको क्या मिला, गेस्ट रूम मिला, फिर आप बाहर जाते हो हैंड वॉश करने के लिए, वहाँ एक बड़ा सुंदर बनाया हुआ है आपको हैंड वॉश करने के लिए, बेसिन वगैरह ढंग का रखा हुआ है। फिर वो आपको एक और अच्छे गेस्ट रूम में लेके जाते हैं यदि आप उनके बहुत करीबी हैं। फिर यदि वो बच्चे स्टूडेंट है आपका, वो आपका मित्र है, वो उसका स्टडी रूम है, वो स्टडी रूम में जाता है। हर चीज़ एक अलग लेवल पे है। गेस्ट रूम जो प्रिमिटिव था वो अलग था, स्पेशल गेस्ट रूम और अच्छा है, राइट। स्टडी रूम में गए, वहाँ कुछ और बिल्कुल स्टडी रूम का जो फॉर्मेट है वो दिख रहा है। सारी चीजें उसके घर के अंदर वेल डेवलप है। ऐसा ही सेल के अंदर होता है और इसी को बोलते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, सबकी अलग अलग कंपार्टमेंट है, सबका अलग अलग एक कंपार्टमेंट मिला हुआ है, उसकी अलग जगह है, वहां पे उसका अपना काम है, उसको देखेंगे, वहां से निकलेंगे दूसरी जगह, वहां कुछ और काम मिलेगा। तो एक ही जगह आप जाके बहुत डिफरेंट चीजों को लेते हो, लेकिन यहां तो ऐसा है ही नहीं, राइट। सभी साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहे हैं, या कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं है यूकैरियोट्स की तरह। तो क्या देख रहे हो, वहां बड़ा जेंटल स्ट्रक्चर था, वो एडवांस स्ट्रक्चर था, यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर मिल रहा है, सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही है एक साथ। आप देख सकते हो इसको, मीन्स टू से यह साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखें तो सिंपल फॉर्म में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि बैक्टीरिया इज स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल। ये बात तो स्पष्ट हो गई आपको क्यों सिंपल है, ये समझा दिया हमने। दूसरा स्टेटमेंट न्यूट्रिशन से है, वहां डिटेल समझेंगे, फिर भी आइए थोड़ा समझ ले दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है। भाई दूसरा स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया जो है, यदि हम इसके बिहेव की बात करें, इसकी फिजियोलॉजी की बात करें, बिहेव कैसे मालूम चलता है, मैं अच्छा हूं खड़ा हूं कैसे मालूम चलेगा, मेरे कार्य से मालूम चलेगा, हम जो काम करते हैं उसके स्टाइल से मालूम चलेगा। तो बैक्टीरिया का बिहेव मतलब बैक्टीरिया का एक्शन, बैक्टीरिया का क्या
एक्शन है। बैक्टीरिया कैसे कार्य करता है, तो बैक्टीरिया के कार्य करने का राइट ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं, इस आदमी को देख के मैं बता दूंगा, खाना खा रहा है ना, उसको खाना खाते के स्टाइल से बता दूंगा कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा आदमी है, क्या है, होता है। दिस इज की। उसी तरीके से मानते हैं कि बैक्टीरिया का जो बिहेव है, बैक्टीरिया का जो एक्शन है, उसका जो मोड ऑफ वर्क है, और मोड ऑफ वर्क जो होती है वो डिसाइड होती है न्यूट्रिशन से, पोषण से। तो यहां पे आपको समझना है कि भाई यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर, तो भाई स्ट्रक्चर हो गई सिंपल, बिहेवियर का सेंस है आप माने न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप मुख्य रूप से ले सकते हैं, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बोला कि ये सिंपल नहीं है, ये कैसा है, ये देखो बोला इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा जटिल है। क्यों बोला जटिल है, why it is very complex, why not simple? If I am teaching you botany, I am a teacher of botany. I am teaching you zoology equally, it can't be equally, but okay, I am teaching you zoology also, I am also teaching you physics, I am also teaching you everything. Means to say, who am I? You can't judge my work, and you will not think me as a simple person, rather tell me as a complex person which is not being understood. आपको समझ में नहीं आ रहा है बंदा है किस चीज का। तो हमारे पास न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं वो दो हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। याद करो हमने पढ़ा था शुरू में, जो कंपेयर किया था हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया, फंजाई, याद आ रहा होगा। वहां भी मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन के लेवल पे यदि कोई सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो वो कौन है, वो है बैक्टीरिया। क्यों है, याद कीजिए, फिर से मैं याद दिलाऊं, यही बैक्टीरिया है जहां पर आपने देखा था कि न्यूट्रिशन के दोनों मोड्स थे। एक क्या था, ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या था, ये हेटेरोट्रॉपिक। अब आप देखें, जो ऑटोट्रॉपिक है यहां पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक ऐसा जो सनलाइट को वो यूज कर रहा हो, यस, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो यहां पे आप देखेंगे ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी था। दूसरा केमिकल से वो एनर्जी ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो दो आ गया, एक तो कीमो ऑटोट्रॉपिक और एक फोटो ऑटोट्रॉपिक। दो तरह की केसेस हैं और दो ही होता है, दोनों इसके अंदर है। उसी तरीके से आप देखें, यदि आप हेटेरोट्रॉपिक को देखें तो ये हो सकता था ये पैरासिटिक हो, बैक्टीरिया आप जानते हैं ये पैरासिटिक नेचर भी शो करता है। हो सकता है ये आपका सैप्रोफिटिक हो, सैप्रोबिक नेचर का है, ऐसा भी बैक्टीरिया कुछ है हमारे पास। हो सकता है ये सिम्बायोटिक हो, ऐसा भी है हमारे पास। तो क्या देख रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, वेरिएशन है ऑटोट्रॉपिक मोड में, ये सभी आप यहां देख रहे हो, सभी तीनों मिल गए। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है किसमें, ऑटोट्रॉप में, वो भी दोनों, फोटो ऑटोट्रॉपिक भी और कीमो ऑटोट्रॉपिक दोनों मिल गया। मतलब न्यूट्रिशनल लेवल पे बैक्टीरिया ने कोई एरिया नहीं छोड़ा है, हर एरिया में पाया जा रहा है। आखिर इसके अंदर क्या है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसका बिहेव बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, हर जगह ये जाके अपना कार्य कर रहा है, राइट ना। तो कुछ तो है जो पढ़ने की जरूरत है, पढ़ेंगे भी हम। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि बिहेव समझना बड़ा मुश्किल है यार, हर जगह ये अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, चाहे वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। इसी तरह हमने देखा कि भाई बैक्टीरिया बिहेवियर के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हाईली डाइवर्सिफाइड है, हाईली डाइवर्सिफाइड। और ये जब हाईली डाइवर्सिफाइड होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसी को तो हम बोलेंगे कि भाई ये बहुत डाइवर्सिफाइड को बोलेंगे वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो बिहेवियर के लेवल पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है,
जबकि स्ट्रक्चर के बेसिस पे ले तो ये बड़ा ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है, नॉर्मल इसके स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट ना। एंड दिस इज द वेरी सिंपल स्टेटमेंट बट वेरी you can say assimilated line in NCERT that bacteria is structurally very simple but behaviorally it is very complex as compared to other organisms, right? ये बात बिल्कुल समझ में आपको आ गई। ऑब्जेक्टिव में भी इसके इसी स्टेटमेंट बन के खूब क्वेश्चंस आते हैं कि ये बिहेवियरली किस चीज में कॉम्प्लेक्स है या बिहेवियरली कैसा है, स्ट्रक्चरली कैसा है। स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये स्टेटमेंट बन जाएगा, राइट ना। ये स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल है क्योंकि 4 ऑप्शन, यही बातें आपको लिखनी है उसको। तो इन दिस वे यू नो ऑल द राइट ना एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जवाब दे देंगे इस स्टेटमेंट का कि बैक्टीरिया इज स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल बट बिहेवियरली वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। चलिए, तो ये तो मैंने एक स्टेटमेंट बताया बैक्टीरिया के बारे में जो एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन लिखा है। अब आइए हम थोड़ा समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ पे एक चीज समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन जनरल आप देखो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा लिख के इन्होंने छोड़ा है, बट इसको आपको और डिटेल समझना हो जो मैं पढ़ा दूंगा तो आप फिर जब साइटोलॉजी में जाके देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल में वहां भी आपको चर्चा होती है। प्राय जब सेल चलता है तो लोग सोचते हैं बैक्टीरिया में तो आपने पढ़ लिया होगा, वहां चर्चा स्किप करते हटा देते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं पूरी डिटेल चर्चा यहाँ करूंगा, वहां हम लोग भी स्किप करेंगे, राइट। चलिए, तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में भाई एक चीज तो याद हो गई आपको कि भाई बैक्टीरिया कैसा है, बहुत सिंपल है। किस चीज में? स्ट्रक्चर में। चलो अच्छी बात हो गई। किस चीज में बहुत कॉम्प्लेक्स है? बिहेवियर में। बिहेवियर का मतलब न्यूट्रिशन। कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन? 2। कौन कौन? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। चलिए भाई, ऑटोट्रॉपिक में यस फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, राइट। और हेटेरो में ऑल मोड यस पैरासिटिक फॉर्म, सिम्बायोटिक फॉर्म एंड सैप्रोफिटिक नेचर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट। आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर को यदि हम समझे कि स्ट्रक्चरली है क्या, आइए इसको भी हटा देते, स्पेस रहेगा। So we'll talk about structure of bacteria. हाँ, सी जब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को लेंगे तो क्या होगा, देखें। सी दिस इज द वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। और जैसे ही हम रिजिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि भाई ये सेल वॉल की बात हो रही है। तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। सो दिस इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, राइट। एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का होता है उसी को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया। तो यदि मैं स्ट्रक्चरली बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो स्ट्रक्चरली a bacterium, सिंगल है तो बैक्टीरियम बोलेंगे, is made up of। तो सबसे पहली बात हम बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं? सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी सेल इनवेलप के अंतर्गत हम देखेंगे हमारे पास 3 चीजें आएंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बाहर, वो आता है आपका सेल कोट। सेल कोट, इसी को ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। उसके बाद आप देखें सेल वॉल आएगा एंड देन सेल मेम्ब्रेन आएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं कहाँ? इसके साइटोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो भाई हमें न्यूक्लियोइड दिखाई देगा, जो टूटा हुआ न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। उसके बाद आपको इसके अंदर राइबोसोम्स दिखाई देंगे, राइट। इसके बाद आप इसमें देखेंगे पॉलीसोम्स को, राइट। इसके बाद आप देखेंगे इसमें क्रोमैटोफोर्स को। क्रोमैटोफोर्स का मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात हो रही है, और इसी न्यूक्लियोइड को जेनोफोर बोलते हैं, जेनोफोर, और ये क्रोमैटोफोर, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर सेल इंक्लूजन्स होते हैं, सेल इंक्लूजन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स हैं ये, और सेल इंक्लूजन्स होते हैं। तो इतने सारे पार्ट्स हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से यही सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो एक एक्सटेंशन शो करता है, और यही एक्सटेंशन बनाते हैं किसको? मीजोसोम्स को। तो मीजोसोम भी एक सेल वॉल का एक्सटेंशन है, इसको भी हम देखेंगे। तो एक बहुत सिंपल तरीके से मैंने प्रयास किया आपको बताने का कि भाई बैक्टीरिया के अंदर आपको मानना है दो चीजें हो गई। एक तो उसका बाहरी का आवरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो यही है, कौन? सेल इन्वेलप। आप इसको ऐसे समझो कि यदि आप महल में रहते हो तो महल में एक मेन गेट होता है, राइट। उसके बाद एक और गेट आएगा, फिर एक और गेट आएगा, फिर आपके रूम की बारी आएगी, उसके अंदर भी एक कमरे लगे होंगे, हर जगह कमरा लगा हुआ है, हर जगह अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज कॉल्ड एडवांस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बट बैक्टीरिया में तो ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया में यदि आपने वो क्या है, आप ऐसे समझो एक घर के मकान में रह रहा है, एक घर ही उसका बिल्डिंग है, एक रूम ही उसका बिल्डिंग है, एक रूम। अब एक रूम में किसी के घर पे जाओगे तो कोने में को स्टोव लेके अपना खाना बना रहा है, स्टूडेंट लाइफ में आप याद होगा। दूसरे कोने में कॉपी किताब रखी हुई है, तीसरे कोने में रहने का रखा हुआ है, चौथे कोने में सफाई उफाई पानी वगैरह निकालने का रखा हुआ है। एक ही कोने में सब कुछ, एक ही घर में सब कुछ मिला। तो आप सोचो इस आदमी की जो मेन गेट होगी वो कमजोर नहीं होगी, क्योंकि यही उसका प्रोटेक्शन करने का एक और मात्र एक साधन है जिससे वो अपने को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? ये जो एक घर का आदमी रहने वाला है, एक कमरे में रहने वाला आदमी है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होगी कि रसोई में कौन सा सामान मिला ले जाएगा, नहीं, मेन गेट को सही रखना है। जो उसकी कवरिंग है, आवरण है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए मानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल, व्हाई रिजिड? बिकॉज वही इसको प्रोटेक्शन देगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना किसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेल इन्वेलप का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो अभी आपने देखा ये सेल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो मैं एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया सॉरी। और इसके बाहर अब चलते हैं, इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि आपको एक आवरण मिल सकता है इसके ऊपर, इस तरीके से मान लेते हैं। और ये जो आवरण है, यही आवरण मैंने बताया, इसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर एक और आवरण मिला, एंड दिस इज कॉल्ड सेल कोट। पूरे पे होगा, मैंने आधा बनाया है, एंड दिस इज कॉल्ड, ये तीन चीजें फिर से बताऊं। बाहर वाला ये क्या हो गया, ग्रीन वाला सेल कोट है, सेल कोट हो गया। ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और यही तीनों मिलके क्या बनाया, यस, सेल इन्वेलप बनाया। इसका मतलब ये तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे ताकि इस पूरे घर के अंदर ये जो कंपार्टमेंट आप दिखाई दे रहा है, जो सिंगल कंपार्टमेंट में सभी आराम से रह रहे हैं, एक कमरे का ये जो घर देख रहे हैं, इसकी रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इन तीनों के पर है। इसीलिए ऑल दीज थ्री लेयर्स वर्क टुगेदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया।
राइट ना। तो बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के लिए तीनों मिलके काम करते हैं। उसके बाद ये अंदर आएगा हमारा क्या, ये न्यूक्लियोइड आएंगे, राइट ना, फिर राइबोसोम, पॉलीसोम, क्रोमेटोसोम, सेल इंक्लूजन, सभी चीजें आएंगे, राइट। तो हम एक एक करके देखते हैं। आइए पहले बात करते हैं सेल इन्वेलप को डिस्कस करते हैं, राइट। देन वी विल गो फॉर द साइटोप्लाज्म एंड देयर contents. So first of all, discuss about these three important parts. Cell envelope पहले पूछेगा, what is cell envelope? This is the protective layer of bacteria. एक लाइन आ सकता है, what do you mean by cell envelope of bacteria? Yes, it is what? It is the protective covering. Protective covering. अब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग में कितने लेयर्स हैं? तो याद रखना है, इट इज ऑफ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द सेल कोट, सेकेंड तो ये जो आउटर मोस्ट हुआ, चलो यहां लेते हैं, जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट हुआ ये कौन हो गया? यस, इट इज अ सेल कोट। जो मिडिल में होएगा वो कौन होगा? यस, इट इज अ मिडिल लेयर, इट इज अ सेल वॉल। और जो सबसे इनर मोस्ट होगा, अभी मेसोसोम को हटाते हैं, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, फिर मेसोसोम पे आएंगे, है ना। आइए, तो ये जो होगा ये कौन होगा? ये इनर मोस्ट होगा। इनर मोस्ट सबसे अंदर, किसके लिए इनर मोस्ट? सेल इन्वेलप के लिए इनर मोस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास कितने लेयर्स हो गए? 3 लेयर्स हो गए, और तीनों लेयर्स वर्क यूनाइटेडली, एक साथ मिलके काम करेंगे। तो याद रखना ये तीनों लेयर्स क्या है? वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। एक प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक आवरण की तहत वो पूरा एक साथ काम करेंगे। नाउ अब आइए बात करते हैं, तो एक एक करके फिर से लेते हैं। पहले सेल कोट की बात समझते हैं, फिर सेल वॉल की बात समझेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन की बात समझेंगे, राइट। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है सेल कोट के बारे में, सेल कोट के संदर्भ में समझते हैं। सेल कोट के बारे में यदि हम समझे, नाम ही है कोट। कोट सबसे ऊपर लगाते हो आप, गंजी पहना, शर्ट पहनी, उसके बाद कोट पहन लिया। कोट का मतलब ये हो गया आउटर मोस्ट का सबसे बाहर वही होगा, देखो लिखा ही है ना, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर का लेयर होगा ये। और ये जो सेल कोट है, ऐसा मानते हैं कि फिर से यदि हम सेल कोट के बारे में देखें, है ना, तो ये है ना, तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर से बने होते हैं। कौन? सेल कोट। आइए समझते हैं। ये जो सेल कोट है, सेल कोट जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ऐसा मानते हैं कि ये आप देखो इस तरह से 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बना होता है। एक को बोलते हैं कैप्सूल, दूसरा होता है स्लाइम लेयर। स्लिम का मतलब पतला, लेयर आवरण, पतली सी आवरण होती है। ये जो कैप्सूल है, ये मानते हैं ये कैसा है कैप्सूल? ये थिक होता है, हार्ड होता है, राइट, थिक और हार्ड है। और आप देखें ये बना है किस चीज से? ये बना है पॉलीसैकेराइड से और पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड से, राइट। जबकि हम स्लाइम लेयर की बात करें तो आप देखोगे ये स्लाइम लेयर कैसा है? ये थिक है, CHICK, और ये पतला है बेचारा, थिन है, राइट ना, पहला। दूसरा ये बना है दोनों से, पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, लेकिन ये बना होता है पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड से, राइट ना, पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड्स। तो बाहर वाले में दोनों है, यहां पॉलीसैकेराइड्स है। अब आप समझे पॉलीसैकेराइड्स होता क्या है? होता क्या है, ये सेल कोट जो है, ये कोई स्ट्रक्चर किसने बनाया? सोचो, बनाया किसने?
ये बनाया बैक्टीरिया ने ही बनाया, एक बाहरी आवरण के लिए बनाया। क्यों बनाया? प्रोटेक्शन के लिए बनाया। तो बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट बनाया होगा? ऐसा मानते हैं कि सेल कोट का निर्माण ये हुआ कैसे है, तो मानते हैं फॉर्म्ड बाय सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। समझ लीजिए क्या बात है अंदर की। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ने मिलकर इसका निर्माण किया अपने आवरण के लिए, बाहर के आवरण के लिए। और इसके अंदर जो मोटी आवरण होगी, जो थिक होगा, थोड़ा कठोर हार्ड होगा, उसका नाम क्या रखा? कैप्सूल। कैप्सूल हार्ड है, ठीक है। और ये बना है किसी से? पॉलीसैकेराइड से और पॉलीपेप्टाइड से। नाम से स्पष्ट हो गया होगा, सैकेराइड से शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और ये पॉलीसैकेराइड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जहां भी पॉलीसैकेराइड्स होगा वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। आप समझे? बैक्टीरिया को डर है, जैसे आज के डेट में हमें कोरोना से डर है, बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकता है। कौन? ये वायरस अटैक कर सकता है, बैक्टीरियोफाज जिसको बोलते हैं। वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। जो प्लांट पे अटैक करता है फाइटोफाज, एनिमल पे करेगा जूफेज, राइट, या जूफेजनी, फाइटोफेजनी वर्ड यूज किया जाता है। तो जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। तो बैक्टीरिया भी अपनी सुरक्षा के लिए एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, बीमारी इसके अंदर ना आ जाए उससे बचने के लिए अपने चारों तरफ एक अच्छा आवरण बना के रखता है। वो है कौन? वो है पॉलीसैकेराइड्स का। यही पॉलीसैकेराइड्स है जो इसको क्या देगा? इसको देगा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देगा और इससे क्या होगा? ये सुरक्षा करेगा। तो अब आइए बात करें, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा सेल कोट है, अब आपको से कोई पूछे ये क्या है, तो ये एक प्रकार का आउटरमोस्ट कवरिंग है। पहली बात, किस चीज से बना? हो सकता है इसके अंदर भी दो तरह के लेयर्स होंगे, एक हार्ड होगा और अंदर आपको देखेंगे पतला सा, राइट ना, ऐसा लेयर दिखाई देगा। तो जो हार्ड हो गया ये तो कैप्सूल हो गया, जो सॉफ्ट है यही है स्लाइम लेयर, राइट। और ये दोनों मिलके क्या कहलाया? सेल कोट कहलाया, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाया, राइट ना। ग्लाइकोकैलिक्स नेचर बता देगा कि भाई ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज बता देता है आपको। तो समझना है इसको कि किस तरीके से ये काम क्या करेगा। तो यदि मैं इसके फंक्शन को, स्ट्रक्चर जो समझ में आ गया, अब यदि हम फंक्शन को कोरिलेट करें तो पहला काम क्या है ये? तो ये भाई प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्शन देगा। पहला काम प्रोटेक्शन का हो गया। दूसरा काम क्या है ये? तो ये एंटीजेनिक नेचर प्रोवाइड करेगा, एंटीजेनिक नेचर, राइट। तीसरा ये प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, जो वायरस है जो बैक्टीरिया को मार सकता है उससे प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा ये हेल्प करता है कॉलोनी बनाने में, कॉलोनी फॉर्मेशन की, भाई उसके साथ दूसरा कॉलोनी आएगा तो अटैच होगा, अटैच होने के बाद बताएगा हाँ एक्सेप्टेंस है तो एक मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, कॉलोनी बन जाएगी। रिजेक्ट करेगा तो कॉलोनी नहीं बन पाएगी। तो ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी ये कौन देता है? ये भी एक प्रकार का एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज है। ये भी कौन बताएगा? ये भी हमारा ग्लाइकोकैलिक्स बताएगा। अरे ऐसा सिंपल समझो ना, आप याद करो। कोई बहुत हार्ड एंटीबायोटिक यदि आपको लगाना है, मान लो कोई आपको बैक्टीरियल प्रॉब्लम आ गया है, फंजल कोई बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम आ गया है, डॉक्टर ने लिखा है इसको हार्ड एंटीबायोटिक चाहिए, तो आप याद करो जब आपको हार्ड एंटीबायोटिक दिया जाता है तो पहले से टेस्ट किया जाता है। थोड़ा सा लिया, इंजेक्शन लेके आपके स्किन पर डाल के छोड़ देते हैं, उसको रन कर देते हैं, फिर चेक करते हैं, पूछते हैं आपको गला तो नहीं सूख रहा है, वहां पे चेक करते हैं कि वो स्किन में कोई एलर्जी तो नहीं आ गई। व्हाट इज दिस? ये सारा नेचर कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये सब पॉलीसैकेराइड्स का काम है। और ये पॉलीसैकेराइड्स ही तो सेल कोट का निर्माण कर रहा है, यही तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हमें और बताता है, और यही प्रोटेक्शन हमें बैक्टीरिया को भी देता है। दैट्स व्हाई इट इज फाउंड एज द आउटर मोस्ट कवरिंग, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, राइट। तो आई थिंक ये जो सेल कोट है बिल्कुल समझ में आ गया। ये सबसे बाहरी आवरण है, सेल कोट को ही ग्लाइकोकैलिक्स बोला। कैलिक्स बहुत बाहर का आवरण होता है फ्लावर में,
ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से है, इसे ग्लूको ग्लाइकोकैलिक्स नाम रख दिया, पहली बात। दूसरी बात हो गई, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर, नाम से स्लिम से बना है, स्लाइम पतला होगा, थिन लेयर्ड होगा, राइट ना, थिकनेस कम है इसकी, राइट ना, तो 0.2 माइक्रोन से भी आसपास की होती है। तो यहाँ प्रोवाइड क्या करेगा, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज मेन फंक्शन कि भाई कॉलोनी बनाने में भी हेल्प किया, प्रोडक्शन भी दिया, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज दिया, बैक्टीरियोफाज से बचाया, एंड दिस इज द सेल कोट। इज इट क्लियर? चलिए अब ये बात करते हैं जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही सेल वॉल है जो सेल ग्राम पॉजिटिव में भी था और ग्राम नेगेटिव में भी था, दोनों जगह था, याद कीजिए, और दोनों जगह वो एक ही चीज से बना था, एंड दिस इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकॉन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना था, आइए अब समझना पड़ेगा ये पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या है, राइट ना, कैसे बना है, कौन, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन। मतलब अब हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड लेयर है अपना, वो कौन, सेकेंड लेयर सेल वॉल की बात करेंगे, राइट। तो आइए ग्लाइकोकैलिक्स को हटा देते हैं। थिंक अबाउट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, एंड एज आई टोल्ड यू कि भाई हमारे पास सेल इन्वेलप में सेकेंड मेंबर सेल वॉल। चलिए ये जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, नहीं? सो थिंक, अब हम लोग सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, सेल वॉल, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई, राइट। नाउ किस चीज से बना हुआ है ये, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इसी पेप्टिडोग्लाइकन को, राइट ना, बहुत तरह के नाम से और भी जानते हैं, राइट, पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। इसी को आप देखेंगे म्यूरिन भी कहा जाता है, इसी को म्यूको पेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों में से और भी कोई नाम हो सकते हैं। इसीलिए वैसा मोनेरेंस जहां पे म्यूरिन नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं है, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे आगे, उस आर्की बैक्टीरिया में चूंकि म्यूरिन नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं है, दूसरा कोई नेचर का है, तो चूंकि मैंने बताया था टिपिकल नेचर तो मोनरा के लिए कौन है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के रेफरेंस से ही सबको समझना है। तो वहां पे उन्होंने कहा नॉन म्यूरिन। अब समझो, इसी से स्पष्ट होता है कैसे बैक्टीरिया को में म्यूरिन है और म्यूरिन के रिस्पेक्ट में दूसरी जगह म्यूरिन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन म्यूरिन, राइट ना। खैर अब ये तो स्पष्ट हो गई बात कि भाई ये पेप्टिडोग्लाइकॉन है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है, और मजे की बात याद रखना है कि ये दोनों जगह है, ग्राम पॉजिटिव में भी है और ग्राम नेगेटिव में ही है। लेकिन ये पॉजिटिव में आपको पता होगा कि भाई इसकी थिकनेस कैसी थी, याद कीजिए आपने पढ़ा था, इसकी जो थिकनेस थी ये ज्यादा थी, मोर, जबकि नेगेटिव में इसकी थिकनेस कम थी। याद आ रहा है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई नेगेटिव में इसकी थिकनेस कैसे थी, लेस थी, कम थी, राइट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक और लेयर था LPS का, लाइपोपॉलीसैकेराइड था। याद आ रहा है ना, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। खैर उसमें नहीं जाएंगे, हमने पढ़ा डिटेल, पिछले लेक्चर में आप सुन लेंगे। लेकिन यहां पे मैं बताऊं कि ये पहले बात क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों में है या किसी एक में है, दोनों में है। कहां? पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। ज्यादा थिक लेयर किस में है? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर और कोई कवरिंग है नहीं। नेगेटिव में उसके ऊपर कवरिंग है, थिक लेयर की कवरिंग है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी है। तो लेयर है, मेन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है, और ये थिन है, पेप्टिडोग्लाइकॉन थिन है।
तो अब आप समझे। चलो, तो ये स्पष्ट हो गई कि ये दोनों जगह होते हैं, एक जगह थिन, एक जगह थिक। अब बारी ट्राई, ये है क्या, आखिर ये पेप्टिडोग्लाइकॉन कैसे बना है? तो नाम से आप समझे, नाम से ही सारी बातें समझ में आपको आ जाएंगी। एक नाम क्या लिखा है? पेप्टिडो। पेप्टिडो का मतलब ही हो गया कि हम बात कर रहे हैं पेप्टाइड्स की। ये पेप्टाइड्स की बात हो रही है, राइट ना? पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स का मतलब जानते हो ना, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं जिस बॉन्ड से, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। एक है, दो मिलेंगे, दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, डाइपेप्टाइड। तीन जोड़ेंगे, ट्राइपेप्टाइड। तो पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनी, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब जरूर यहाँ पे अमाइनो एसिड की भी चर्चा होगी जिसकी बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड। क्लियर? तो ये बात करना चाह रहा है, पेप्टाइड वर्ड आया समझ आना, ये अमाइनो एसिड की बात हो रही है। तो क्या देखा गया इस पेप्टाइड को? यदि आप देखें तो क्या देखा, यहां पे आप देखेंगे कि दो फॉर्म में पेप्टाइड्स है। एक है एल फॉर्म, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लिवियो एंड डेक्स्ट्रो, वही है एल। और दूसरा है डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो। एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। एल फॉर्म में है कौन? एक है लाइसिन, अमाइनो एसिड, दूसरा होता है एलानिन, अमाइनो एसिड। डी फॉर्म में यदि आप देखें तो कौन होता है? एक होता है ग्लूटामिक एसिड और दूसरा होता है फिर से अलानाइन, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास एक हो गया एल फॉर्म में लाइसिन, एल फॉर्म में अलानिन, डी फॉर्म में ग्लूटामिक एसिड और डी फॉर्म में डेक्स्ट्रो फॉर्म में एलानाइन, राइट? तो एक तरह से चार हो गए फॉर्म। चार ना बोले, हम तीन ही बोले। इसका मतलब तीन अमाइनो एसिड प्रत्येक सेल वॉल, प्रत्येक बैक्टीरिया के सेल वॉल में होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल? तीन। कौन कौन? लाइसिन, एलानिन और ग्लूटामिक एसिड। नाम पूछे तो, फॉर्म पूछेगा तो चार हो जाएगा, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में है, ये लिवियो फॉर्म में। लेकिन नंबर पूछेगा कितने अमाइनो एसिड, टाइप्स ना पूछे, उसके फॉर्म की बात ना हो, तो तीन अमाइनो एसिड्स। कौन कौन? लाइसिन, अलानिन, ग्लूटामिक एसिड। क्लियर? तीन अमाइनो एसिड याद रखना है। खैर, तो ये तो यही अमाइनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़ेंगे, तो जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये तो मैंने चर्चा करी किसकी? यस, जो पहला इसके अंदर जो सिलेबल था, शब्दांश था, क्या? पेप्टिडो, इसको एक्सप्लेन किया। अब ये जो दूसरा फॉर्मेट है उसको समझने का प्रयास करें। ये क्या बोल रहा है? ग्लाइकन। ये ग्लाइकॉन को समझते हैं, नाम से स्पष्ट हो गया होगा। ये ग्लाइकॉन मतलब ग्लूकोज की बात कर रहा है, शुगर की बात कर रहा है। तो यदि हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, ग्लाइकॉन की बात करें, राइट, ग्लाइकन्स की बात करें, तो आप देखोगे यहां पे हमें मिलेगा दो तरह की चीजें मिलेंगी। एक नाम होता है, इसको बोलते हैं नाग, नाम, और एक होता है नाग। अब कहोगे सर ये कौन सा काला नाग आपने खड़ा कर दिया? यस, आइए देखते हैं। NAM नाम, दूसरा NAG नाग। अब लीजिए, जैसे शुगर का नाम हुआ, नाम आया, नाम के साथ नाग भी आ गया। ये क्या है? ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तभी सुन लो। N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और नाग का क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोसामिन, N एसिटाइल ग्लूकोसामिन। अब आप देखें किस तरीके से हमारे पास दो ये शुगर के फॉर्म में आए हैं। एक का नाम रखा है नाम N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड,
दूसरे का नाम रखा है नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। अब आपको ये भी, जैसे आपने यहां देखा, जो अमाइनो एसिड्स होती है वो जुड़ती है किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। यहां भी आपने 2 शुगर ले लिया है, 2 सैकराइड्स ले लिया है। जब 2 शुगर होगी तो वो भी तो जुटेगी। तो जो शुगर आपस में जुड़ती है वहां भी एक बॉन्ड बनता है, एंड दैट वेरी बॉन्ड इज कॉल्ड, याद करो क्या? यस, दिस इज ग्लूकोपेप्टाइड बॉन्ड, राइट। यहां भी आप देखिएगा कि यहां भी आप देखेंगे बीटा 1,4 ग्लूकोपेप्टाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़ते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो ये कैसे जुड़ेंगे? कैसे ये जुड़ते हैं आपस में? तो याद रखना है, इनको जोड़ने के लिए कौन आएगा? बॉन्ड बनेगी, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, राइट। तो ये एक प्रकार का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या लिंकेज है। अब आप देखो कितनी अच्छी बात हो गई कि भाई मैंने इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ दिया, 2 फॉर्म एल एंड डी फॉर्म, एल में लाइसीन और यस, याद कीजिए ये कौन है? लाइसीन है, और ये एलानाइन है। यहां पे ग्लूटामिक एसिड है और अलानीन है। मैं बच्चों को बोलता हूं ज्यादा याद नहीं करना यार, बहुत आसान है, सिंपल याद रखना। एल ला डी तू जा याद रहेगा क्या? आपको भी याद हो गया कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड में कैसे याद रखने का है? बड़ा सिंपल है। कैसे? एल के साथ याद रखना है एल ला, और डी के साथ क्या याद रखना है? डी जा। एल ला डी टू जा। तो एल मीन्स एल फॉर्म में लाइसीन और अलानीन, डी फॉर्म में डेक्स्ट्रो फॉर्म में ग्लूटामिक एसिड और अलानीन। इन जनरल इसमें कितने अमाइनो एसिड? 3 अमाइनो एसिड्स आपस में होंगे, जो आपस में जुड़े होंगे, जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। फाइन। नाउ अब हम देखें कि भाई एक तो ये हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप ध्यान दें, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था ग्लाइकॉन। तो ये तो हमने पेप्टाइड लिया था फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ग्लाइकॉन हो गया। इस ग्लाइकॉन में क्या होंगे? 2 चीजें होंगी, नाम और नाग। नाम और नाग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंकेज से जुड़े होंगे, राइट ना? नाउ ये आइए अब देखें यहां पर क्या होता है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और अब थोड़ा सा समझते हैं ये कैसे जुड़ते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। सी होता क्या है, ये आप समझ लो कि ये है हमारा नाम, और ये है, होल्ड किया हमने, ब्लैक सॉलिड ले लिया, नाम नाग, काला नाग, राइट, और एक नाम काला नाग, और एक नाम जो बोल्ड है, काला है, चलो काला ही कर देता हूं ताकि आपको भी याद रहे कि काला नाग, ये काला नाग। तो ये हो गया एम मिरामिक एसिड नाग, और ये जी ग्लूटामिक एसिड नाग, याद रहेगा। यहां ध्यान दो, मैंने कहा ये दोनों क्या है? ये शुगर हैं, ग्लाइकन्स हैं। तो ये आपस में जुड़ेंगे किससे? याद करो, बॉन्ड, कौन बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप देखेंगे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे। सी इसी तरीके का मैंने एक बनाया, और आपने क्या बोला था कि सेल वॉल जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो इनको उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा ही रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। अब ये रिजिड स्ट्रक्चर है मतलब बड़ा ही कठोर होगा। इसका मतलब इसकी वॉल की जो स्ट्रक्चर होगी वो बड़ी ही दृढ़ होगी। क्रॉस वॉल बहुत जबरदस्त तरीके से आपस में बंधे हुए होंगे जो कोई तोड़ ना सके जल्दी से, राइट। कैसे नहीं तोड़ेंगे आप समझिए, आइए डायग्राम से समझते हैं। आप देखो इसी तरीके से एक काला नाग, नाम नाग नाम, फिर एक और लेते हैं नाम नाग नाम नाग नाम,
चलो ऐसे पूरी सीरीज बन जाएगी, इधर भी एक ले ले, चलो ऐसे ही पूरी सीरीज बन जाएगी, राइट। अब मैंने ऐसा बताया आपको कि आपस में ये कैसे जुड़ेंगे, ये पॉलीग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा आप देखो एक वॉल तैयार हो गया। ये तो हमने केवल ग्लाइकॉन बनाया। अब क्या है समझिए, इसमें यहां जो ये नाम है इसके अंदर 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, ये सभी अमाइनो एसिड हैं, एल ला डी जा, राइट, एल ला लाइसिन, एल का लाइसिन और एलानिन, और डी जा डी का ग्लूटामिक एसिड और अलानाइन। अब आप देखो यहां पे 4 ही तो होंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा टेट्रा पेप्टाइड। ये टेट्रा पेप्टाइड, ये भी टेट्रा पेप्टाइड, अब टेट्रा पेप्टाइड कर दीजिए आप इसको, एक से ज्यादा बना हुआ है। अब क्या है, देखा जाता है कि इसका जो थर्ड है, देख लो, ये इसके फोर्थ से जुड़ेगा, इसका थर्ड इसके फोर्थ से जुड़ेगा। उसी तरीके से यहां भी आएगा 1 2 3 4, यहां भी होगा 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। इस तरीके से आप देखोगे सब में ये होंगे और सभी एक दूसरे से वैसे ही जुड़ेंगे। मतलब यहां भी इसका थर्ड इसके फोर्थ से, थर्ड फोर्थ से, ये आपस में जुड़ेंगे। तो ये तो टेट्रापेप्टाइड हुआ एम के साथ, लेकिन यहां पर जो जोड़ने वाले हैं 1 2 3 4 5 होते, समझिए 1 2 3 4 5, मतलब ये आपस में जो ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड्स है, जो टेट्रापेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड आया है बीच में, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो इसको और इसको, इन दोनों के लिए बोला गया कि भाई ये क्या है, तो बोला गया ये है पेंटा पेप्टाइड। मतलब यहाँ 4 पेप्टाइड्स नहीं है बल्कि यहाँ पे 5 पेप्टाइड्स हैं, तो ये पेंटापेप्टाइड्स है। जबकि ये जो थे वो क्या थे, ये टेट्रापेप्टाइड्स हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक जो हमारा नाम था, ये नाम और नाग कैसे जुड़ा था, तो ये जुड़ा था किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, बॉन्ड से जुड़ा था, राइट। नाउ ये टेट्रापेप्टाइड है, ये टेट्रापेप्टाइड है, सभी टेट्रापेप्टाइड आपस में किससे जुड़ रहे हैं, तो ये पेंटापेप्टाइड से जुड़ रहे हैं। इस कारण से ये सभी इतनी ज्यादा आपस में क्रॉस वॉल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट्स व्हाई इट वेरी रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर। ये बड़ा ही रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, जल्दी आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ये एक ही कमरे का घर है, इसकी सबसे बड़ी जो सुरक्षात्मक आवरण है वो यही है, इन्वेलप, और इन्वेलप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाना होगा इसी सेल वॉल को जो रिजिड है। थोड़ा ऊपर भी है हमारा कैप्सूल जो हार्ड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो सेल वॉल का है, राइट। नाउ तो इस तरीके से सेल वॉल के बारे में समझ में आया कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होगी वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होगी। इसका दूसरा नाम म्यूकोपेप्टाइड हो सकता है, म्यूरिन हो सकता है। 2 पार्ट्स होंगे, पेप्टाइड और ग्लाइकॉन। पेप्टाइड्स में एल ला डी जा, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड से और पेंटापेप्टाइड से। पेप्टाइड का काम खत्म। दूसरा ग्लाइकन में एक आएगा नाम, एक आएगा नाग, ये दोनों जुड़ेंगे किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आ जुड़ेंगे। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ेंगे, पूरे जोड़ने के बाद पूरी जो क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर बनेगी वो काफी रिजिड होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। दैट्स व्हाई bacteria is protected by very rigid peptidoglycan structure. Is it clear? तो ये हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई सर ने बताया कितना रिजिड स्ट्रक्चर है कि तोड़ नहीं सकता। जब तोड़ नहीं सकता तो फिर बैक्टीरिया की जब बीमारी होती है तो हम तो दवा खाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो दवा खाया, ठीक हो गया, बीमारी किससे थी, बैक्टीरिया से। दवा खाने से ठीक हो गया, इसका मतलब दवा ने बैक्टीरिया को मार दिया। और बैक्टीरिया को मारने का सबसे मेन उपाय क्या है, सेल वॉल को तोड़ दो। सेल वॉल टूट गया, बैक्टीरिया लॉस हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं जो उसको बचा सकता है मुख्य रूप से। मेरी बात समझ आ रही है? तो आइए थोड़ा समझे कि सेल वॉल को तोड़ने की यदि बात होगी,
सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट की बात होगी, जो होती है। खोजा गया, आपने सुना होगा सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया पेनिसिलिन। ये कैसे खोजा गया? याद कीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने खोजा था इसको। बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, फ्लोरी थे और चेन थे, इन तीनों ने मिलकर फिर उसको कमर्शलाइजेशन किया। फिर उनको तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज भी दिया गया, राइट ना। तो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, वो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलियम है। सबसे पहले जो खोजा पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई था। इस फंजाई को देखा कि भाई ये फंजाई बैक्टीरिया के ऊपर जब आ रहा है तो उसको नष्ट कर दे रहा है। तो इसका असर कहां था? तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ दे रहा था। कौन? ये पेनिसिलिन। इसका मतलब जब पेनिसिलिन आप डालोगे तो बैक्टीरिया का सेल वॉल टूट जाएगा, और सेल वॉल टूटा, बैक्टीरिया मर जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकता। सेल वॉल टूटेगा तो सेल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगे। इससे सेल वॉल फिर सेल ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, सेल की डिवीजन नहीं होगी, मतलब धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एंटीबायोटिक का अपना एक डोज है वो आप खाते रहोगे, उसकी संख्या कम होती जाएगी, एक समय आएगा वो बिल्कुल खत्म, आप बिल्कुल फिट। इसका मतलब आइए देखिए क्या इफेक्ट है किसका? इस पेनिसिलिन का किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। सो आइए वो उसको भी समझ ले, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, राइट ना। नाउ इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन सेल वॉल। अब हम ये देखेंगे किसका सेल वॉल? बैक्टीरिया का, राइट ना। देखिए, सो इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आइए, राइट। नाउ समझिए, मैंने कहा हमने केमिकल्स लिए। इस केमिकल्स में जैसे पेनिसिलिन जो मेडिसिन, इसके अलावा एक और होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम दोनों इफेक्ट करता है, राइट ना, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। समझिए, तो ये केमिकल्स है। ये केमिकल्स क्या कर रहा है? तो केमिकल जो है, जो सेल वॉल है किसका? ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करता है भाई? तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। यदि डिस्ट्रॉय कर देगा तो फाइनली क्या होगी? फाइनली आप देखेंगे जो बैक्टीरिया है वो डाई मतलब किल, मारा जाएगा, राइट। और ये बैक्टीरिया किल्ड हो गया, मर गया। इसका मतलब ये मरेगा कैसे? तो जैसे ही आपने इस केमिकल को डाला, ये केमिकल क्या करेगा? सेल वॉल के ऊपर जो बॉन्ड्स बने थे, जो बॉन्ड्स थे, पेप्टाइड्स के बॉन्ड्स थे, शुगर के बॉन्ड्स थे, ये सभी बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। और जैसे जैसे ब्रेक करता जाएगा वो सब आपस में हटते चले जाएंगे, छोटे जुटे थे ना वो हटते चले जाएंगे। और जैसे ही वो पूरा हट जाएगा आप देखेंगे कि भाई पूरा का पूरा उसका सेल डिस्ट्रॉय हो गया और सेल मर गया। नाउ यू हैव किल्ड द बैक्टीरिया थ्रू दिस केमिकल। अब एक केमिकल मैंने लिया कौन? या तो आप पेनिसिलिन लोगे, उससे भी मर सकता है, या लाइसोजाइम लोगे, उससे भी मर सकता है। अभी मैंने बताया यही पेनिसिलिन है जो फंजाई से आया है, पेनिसिलियम नोटेटम ये आया था, लेकिन जो कमर्शियलाइजेशन हुई थी वो हुई थी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, राइट ना। हमने फर्स्ट का बताया। जो लाइसोजाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइसोजाइम, राइट ना। ये लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया को मारता है। पता है आपको ये लाइसोजाइम कहाँ कहाँ होता है? आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में बड़ा प्रोटेक्टिव आवरण की तरह काम करता है, हमें पता भी नहीं है, राइट। अब सोचो आदमी बिल्कुल एक्सपोज है, बॉडी एक्सपोज होता है। गर्मी के दिनों में तो लोग गंजी पहन के बाहर रहते हैं, पूरा बॉडी एक्सपोज होता है, हाफ पैंट पहनते हैं, पूरा बॉडी एक्सपोज होता है। क्या एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया नहीं है? वो भी तो आएगा, स्किन पे आएगा, स्किन पे आएगा तो बैक्टीरियल डिजीज होनी चाहिए।
होते भी है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो तब, अदरवाइज हमारे बॉडी के आप देखेंगे बॉडी में जो हमारा आईज की जो मॉइस्चर है, हमारे बॉडी पे जो टीयर्स हैं, हमारे बॉडी पर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, इन सभी जगह आप देखोगे ये लाइसोसोम म्यूकस है हमारे बॉडी में जो भी, वहाँ पे अब आई में आई टीयर्स जो हैं आंसू में हर जगह लाइसोसोम मिलता है। और यही लाइसोसोम क्या करेगा, यही बैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब यदि बैक्टीरियल बीमारी कुछ हो रही है तो प्राइमरी लेवल पे तो आपका बॉडी ही उससे बचा रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में जबरदस्त तरीके से लाइसोजाइम पाया गया है, लेकिन फिर भी उस बैक्टीरिया ने एंट्री कर लिया अंदर, तो आपको क्या करना होगा, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी होगी, जैसा कि मैंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बताया पेनिसिलिन। और यही पेनिसिलिन तोड़ देता है, किसको तोड़ता है, बैक्टीरिया को, और उसके वॉल को तोड़ेगा और ये आएगा मार डालेगा। इतनी बात सब बता देते हैं। आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात समझ ले, जो लोग छोड़ देते हैं हम उसी को पकड़ते हैं। दो तरह की बैक्टीरिया हुई। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इतना बड़ा काम किया, किस बैक्टीरिया को मारा। यहां तो हमने कहा बैक्टीरिया को मारा, विच बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया का नाम क्या है? हाँ चलिए मैं बताता हूं। उस बैक्टीरिया का नाम जिसको मारा वो था स्टेफाइलोकोकस। बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना, ये कॉकस है, रिमेंबर कॉकस स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल होगा तो मैंने बताया था प्रायः जो स्फेरिकल होती है वो ग्राम पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये पेनिसिलिन ने जिस बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ा है वो बैक्टीरिया कौन है, ग्राम पॉजिटिव है। इसलिए मैंने यहां नहीं मिटाया समझाने के लिए। समझिए, बेशक पेप्टिडोग्लाइकॉन जो था ये दोनों जगह है, मैंने बताया था ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम नेगेटिव में भी, लेकिन मैंने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव में केवल यही है, इसीलिए इसकी थिकनेस ज्यादा है। ग्राम नेगेटिव में इस पेप्टिडोग्लाइकॉन की थिकनेस कैसी है, ये थिकनेस आप देखो मैंने लिखा था लेस, कम है, और उसके ऊपर भी एक आवरण है, कौन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसका मतलब बाहरी आवरण पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन, इसके ऊपर है लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो ये जो पेनिसिलिन है ये तो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बॉन्ड को तोड़ता है। ये पेप्टिडोग्लाइकॉन किसके ऊपर नहीं मिलेगा, ये ग्राम पॉजिटिव पे तो मिल जाएगा, वही है केवल। ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकॉन के ऊपर भी कौन है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के ऊपर उसका कोई बस नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो रिमेंबर कि भाई ये जो पेनिसिलिन है वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार रहा है, हर तरह के बैक्टीरिया को नहीं मार रहा है, राइट ना। आपने नाम सुना होगा, मैं इसमें लिख दूं, देखोगे जो एंटीबायोटिक होती है ना, जो बैक्टीरिया के मारती है, वो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, और एक को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो वैसा एंटीबायोटिक जो एक ही तरह के बैक्टीरिया को मारेगा उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। तो आपसे कोई पूछेगा कि वह पेनिसिलिन सबको मारा ना, केवल पॉजिटिव को, एक ही तरह को, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हुआ। लेकिन एक और नाम आपको मैं सुनाता हूं, आगे और भी पढ़ेंगे, क्लोरैम्फेनिकॉल। नया नाम होगा आपके लिए बट याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, क्लोरैम्फेनिकॉल। ये ऐसा है जो ग्राम नेगेटिव वाले को भी मारेगा। जो ग्राम नेगेटिव को मार रहा है वो तो पॉजिटिव को मारेगा ही मारेगा। इसका मतलब ये एक से ज्यादा टाइप्स के बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को मार रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह से आपने ये भी समझ लिया इसके साथ साथ कि एंटीबायोटिक दो तरह के होंगे, एक नैरो स्पेक्ट्रम और दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम है जो केवल पॉजिटिव को मारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, और क्लोरैम्फेनिकॉल, राइट ना, ये कैसा है, वो नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को दोनों को मार सकता है। दैट्स व्हाई इट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना,
और किस तरीके से सेल वॉल को हम तोड़ना चाहते हैं, बचना चाहते हैं उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमारे बॉडी में जो पड़ा हुआ है, उसके लिए हमने बाहर से केमिकल्स ली, एंटीबायोटिक्स ली। वो एंटीबायोटिक हो सकता है ब्रॉड लेवल पे भी हो और नैरो लेवल पे भी हो सकता है, राइट। नाउ आइए अब, तो ये तो हो गया सेल वॉल के बारे में। सबसे बाहर क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स था। उसके बाद सेकेंड लेयर क्या आया? सेल वॉल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन।